राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना। बेटा बातें नहीं अब। सुनो भाई, अब बातें नहीं। तो नया पेपर स्टार्ट करना है अपन को, है ना। अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर चलते हैं फिजिक्स के। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा पैटर्न समझा दिया था। पास कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक पेपर अपना चलता है जो फर्स्ट पेपर के नाम से क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स के नाम से चलता है। तो फर्स्ट पेपर अपना क्या है? मैकेनिक्स बोल देते हैं अपन इसको शॉर्ट में। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से। सेकंड पेपर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के नाम से चलता है, जिसे अपन ईएमटी बोलते हैं। और थर्ड पेपर अपना ऑप्टिक्स का चलता है। ये पास कोर्स का सिस्टम है। सर कौन सी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है या शेखावाटी है या ब्रज है, कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चारों में सेम पैटर्न है। और बीएससी एंड बीएससी बीएड की यदि बातचीत करें अपन, तो सेम पैटर्न है कई यूनिवर्सिटी में भी, बीएससी बीएड में भी। जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहां पे यही पेपर है और सिलेबस भी यही है। ठीक है। ऑनर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑनर्स में 4 पेपर चलते हैं। ऑप्टिक्स वाला पेपर इनके नहीं चलता, ये सेकंड ईयर में चलेगा। तो ऑनर्स में मैकेनिक्स है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ऑसिलेशन एंड वेव है, और एक सेकंड ईयर का पेपर चलता है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। तो इस प्रकार ऑनर्स में 4 पेपर होते हैं। तो जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट पेपर पढ़ रहे हैं, ये बीएससी बीएड सिलेबस में भी है, बीएससी में भी है, और ऑल यूनिवर्सिटीज में है। ठीक है, तो कॉमन पेपर है, पास कोर्स में भी है और ऑनर्स डिपार्टमेंट में भी है। ठीक है, तो लिखो सेकंड पेपर। ये तुम्हारा सेकंड पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। शॉर्ट में अपन इसको ईएमटी बोला करेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, टी फॉर थ्योरी, ईएमटी। और एक सेकंड ईयर में चलता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। का नाम क्या होता है? तो उसको ईटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में ईएमटी चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और सेकंड ईयर में जो चलता है वो ईटी चलता है, ई फोर इलेक्ट्रॉनिक्स और टी फोर थ्योरी। समझ में आ गया ना? ध्यान रखना। तो कभी ईटी की बात करें तो वो सेकंड ईयर वाला पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे ईएमटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर का पेपर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है तीनों पेपर का। हालांकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब मैकेनिक्स पढ़ाई थी, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने सिलेबस, पैटर्न, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ समझाया था। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो पेपरों का विभाजन किया गया है, अपने पास 3 पेपर रखे गए हैं बेटा। तीनों पेपरों के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फर्स्ट पेपर 33, सेकंड पेपर 33 और थर्ड पेपर 34। इस प्रकार तुम्हारी थ्योरी 100 नंबर की, 100 नंबर का मैटर है तुम्हारे पास फिजिक्स में। तो पहला पेपर जो मैकेनिक्स है वो 33 नंबर का होगा। दूसरा पेपर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से है, ये भी 33 नंबर का होगा। और जो ऑप्टिक्स वाला पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 34 नंबर का होगा। इस प्रकार कहानी है। और ऑनर्स की बात करें तो बेटा तुम्हारे जो पेपर हैं वो 4 पेपर हैं और 75-75 नंबर के होते हैं, 75-75 के। तुम्हारा जो थ्योरेटिकल वेटेज है वो 300 नंबर का है। ठीक है, 50 नंबर का पास कोर्स में प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल वेटेज कितने का हो जाता है? 150 नंबर का। तो तुम्हें जो फोकस करना है वो बेटा थ्योरी पे फोकस करना है। जिसकी थ्योरी बढ़िया होगी, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाइवा। कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल में वाइवा। जिसका वाइवा अच्छा होगा, प्रैक्टिकल में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और वाइवा डिपेंड किस पे करता है? थ्योरी पे। जो एक्सटर्नल आएगा तुमसे, जो क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो बेटा थ्योरी से करेगा। आपसे पूछेगा कौन सा पेपर बढ़िया है, आपने कौन सा पेपर पढ़ के आए हो, कि आपने मैकेनिक्स पढ़ रखी है या इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रखी है, ऑप्टिक्स पढ़ रखी है, और उससे रिलेटेड आपसे बातचीत करेगा। इसलिए तुम्हारा फोकस केवल, भाई तुम जो काम कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे पास, कि अपना जो फिजिक्स की थ्योरी है, 3 पेपर हैं, ये 3 पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये अपना 33 मार्क्स का ही है।
अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, कहानी वही है, जैसे मैकेनिक्स में 4 यूनिट है, ऐसे इसमें भी 4 यूनिट है, ऑप्टिक्स में भी 4 यूनिट है। सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो वही 3 पेपर पढ़ेंगे, 4 यूनिट पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे वही 3 पेपर पढ़ेंगे और 4 यूनिट पढ़ेंगे। पेपर पैटर्न सेम है, टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट होंगे। पार्ट का मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी यूनिट का मिक्स होगा, उसमें ए बी सी डी करके ऐसे पार्ट होंगे, 6 पार्ट होंगे। उसमें कितने पार्ट होंगे, 6 पार्ट, 1.5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो हो गए 9 नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 9 नंबर का होगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो उसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी। क्वेश्चन सेकंड आएगा इस प्रकार आएगा आपका क्वेश्चन सेकंड, आगे ये समझा दिया था आपको, ए बी और बी इस प्रकार आएगा। तो ए तो कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही होगा, और बी में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। और क्वेश्चन सेकंड आएगा, इसका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। सर कैसे फिक्स किया गया है, ये यूनिट फर्स्ट से ही आएगा। क्वेश्चन सेकंड आएगा, ये कौन सी यूनिट से आएगा, फर्स्ट यूनिट से ही आएगा, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन थर्ड कौन सी यूनिट से आएगा, सेकंड से। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन अपन फोर्थ की बात करें कौन सी यूनिट से आएगा, थर्ड से। और क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें तो, और फर्स्ट की बात करें तो चारों यूनिट का मिक्स होगा वो। समझ में आ गया। अब मिक्स का मतलब यह है कि हो सकता है कोई भी 2 यूनिट से आ जाए, हो सकता है 3 यूनिट से आ जाए, हो सकता है चारों यूनिट से आ जाए। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो क्या होगा, मिक्स। लेकिन ऑनर्स में थोड़ी सी कहानी कुछ अलग है, तुम्हारे यूनिट 4 नहीं है, तुम्हारे 5 यूनिट है, और तुम्हारे क्वेश्चन आने का जो तरीका होता है वो ये नहीं होता है। तुम्हारे 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, और तुम्हारे क्वेश्चन आने का तरीका, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आएगा तुम्हारे, सेम पैटर्न पे सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, इस प्रकार आता है तुम्हारे। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन का अथवा होता है। ऑनर्स वाले सुन रहे हो, कंप्लीट क्वेश्चन का अथवा मिलेगा आपको। जैसे ए बी, अब इसका मतलब ये नहीं है बी के लिए ये ऑप्शन है ए और बी कर लो, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब है या तो आप ऊपर वाला पार्ट करो या आप नीचे वाला पार्ट करो, इस प्रकार आता है। पास कोर्स में यदि अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन है वो लगभग 6.5 नंबर के अप्रोक्सीमेट आता है। जैसे ये वाला पार्ट 3 नंबर का आ गया, ये 3.5 नंबर का आ गया है, 6.5 नंबर का चलता है जो क्वेश्चन का सिस्टम है। और ऑनर्स की बात करें तो तुम्हारे क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। जैसे ये मान लो 7 नंबर का है, तो ये कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। ठीक है, मान लो ये 12 नंबर का है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डाल देगा, यहाँ पे एक डेरिवेशन डाल दिया बड़ा वाला, और यहाँ पे क्या डाल दिया, न्यूमेरिकल डाल देगा 3 नंबर का, तो आ गया ना 15 नंबर का। ऐसे ऑनर्स में पेपर आता है। तो ऑनर्स में कंप्लीट अथवा मिलता है, जबकि पास कोर्स में बात करें तो बी का ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो सिलेबस है। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न पास कोर्स का ज्यादा अच्छा है विद रेस्पेक्ट टू ऑनर्स। हाँ भाई, बट ऑनर्स का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। चलो तो करें तो स्टार्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। तो माइंड से सबसे पहले ये बात तो आप निकाल दीजिए कि सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, वहां पे तुमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ी है, वो केवल इंट्रोडक्शन है। वहां पे तुम नाम सुन के आए हो कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या काम करता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो क्या कहानी है, चार्ज मूविंग में है तो क्या कहानी है। मेरी बात समझ, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 12th के बेस पर तुम इस पेपर को क्लियर किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। 12th की बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर तुम्हारे समझ में आएगा बस। मतलब जो तुमने 12th में पढ़ा है ना, वो केवल कौन से चैप्टर में डाल रखा है, सेकंड चैप्टर में। बाकी कॉलेज स्टैंडर्ड की कहानी है, जो आप पढ़ेंगे वो कॉलेज स्टैंडर्ड है, स्कूल स्टैंडर्ड की कहानी नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर जैसे कोई भी टॉपिक आएगा, कोई भी टॉपिक उठा लो तुम, जैसे सर हमने फ्लक्स पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, अब तुम्हें ऐसा लगेगा पढ़ रखा है तुमने फ्लक्स, 10th में भी पढ़ा है, याद करो, गुरुजी ने 10th में भी पढ़ाया है, 12th में भी पढ़ाया है। अब तुम्हारे माइंड में पता है क्या चलता है, जैसे वहां टॉपिक देखें फ्लक्स, ये तो हमें आता है, और तुम पेपर में आया कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का भौतिकी अर्थ क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, तुम्हारी जो कहानी है रटी रटाई उसको लिख के आ जाओगे। विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाले, ऐसा कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर सरफेस रखा उसे आउटपुट होने वाली नंबर ऑफ, याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, और ग्रेविटेशनल लाइंस ग्रेविटेशनल फ्लक्स कहलाता है। जो भी फील्ड है, जो भी विद्युत, जैसे अपन बोलते थे विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली, ऐसी तो रखते थे, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या
विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इट इज नोटेड बाय फाई, फाई इज इक्वल टू ईडीएस cos थीटा, ऐसे पढ़ाया आपने क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लगा के। मान लो क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, टिक मारेगा सही और आधा नंबर पकड़ा देगा, बिकॉज स्टैंडर्ड कौन सा है। उसने कब कहा ये गलत है, उसने कब कहा ये गलत है। तुम सर हम तो कॉपी मंगवाएंगे, दोबारा चेक करवाएंगे, मंगवा लो ना कुछ। भाई वो कब कह रहा है गलत है, उसने तो सही की टिक मारा है और नंबर दे दिया ना, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड ही इतना है। तो आंसर लिखा है उसका स्टैंडर्ड ही है। आपको वही फ्लक्स समझाना है तो कॉलेज स्टैंडर्ड से समझाना है। दैट मीन्स उस फ्लक्स की कहानी आपको ये समझानी है, फ्लक्स का मीन्स क्या होता है, नॉट मैथमेटिकल, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना है कि जो फ्लक्स होता है उसको फिजिक्स में क्या कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये कहानी है। जैसे तुम पोटेंशियल पढ़ोगे, विभव पढ़ोगे, अब तुमने 10th क्लास में 12th क्लास में विभव पढ़ा है, अब पेपर में आया कि विभव क्या होता है, विभव के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोटेंशियल। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं पोटेंशियल पे। अब क्या करोगे आप, पोटेंशियल समझा रहे हो तो तुम्हारे 12th की जो डेफिनेशन है उनको लिख के मैथमेटिकल V बराबर W अपॉन Q कहानी सुनाना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे W वर्क डन है, कुछ नहीं है, भर दो एक पेज, एक नंबर ही मिलना है। क्योंकि जो तुम मैटर दे रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो ना, वो कौन सा कंटेंट है, स्कूल एजुकेशन का। वो अब आपका स्टैंडर्ड है, वो कॉलेज एजुकेशन का है। तो यहाँ पे तुम्हें कहानी जो सुनानी है वो कौन से स्टैंडर्ड की सुनानी है, कॉलेज एजुकेशन की। तुम्हारे लेवल को पहचानो। समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे तुम्हारे सेकंड चैप्टर में ये थोड़ा सा 12th से रिलेटेड बातचीत आएंगे, जब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे हल्का सा। जैसे अपन बात करेंगे डाइपोल के बारे में, द्विध्रुव, ऐसा पढ़ाया तुमने 12th क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना डाइपोल के कारण, इक्वेटोरियल लाइन पर, नॉन इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़े हैं तुमने ये, पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो वहां पे तुम थोड़ा सा हल्का सा, ओ ज्ञानी सुन ला है, समझ ला बात को, अति महत्वपूर्ण बात चल रही है, जीवन का सार सुना रहा हूं। हाँ, तो वहां पे तुम पता है क्या करोगे, अरे गुरुजी ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही आता है, यही तो गलती है। आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, डाइपोल के लिए कैलकुलेट करना पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहानी तुमने ओनली एक सिस्टम में पढ़ी है। जैसे XYZ में पढ़ी होगी आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, याद करो, ऐसे ही तो लेते थे। ऐसे डाइपोल ले लिया, जैसे तुम स्टडी कर रहे हो इक्वेटोरियल लाइन पर, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते थे, याद करो याद करो, ये डाइपोल था, द्विध्रुव, ऐसे ये डाइपोल का सेंटर था, ऐसे तो करते थे। इससे R दूरी पर ये मान लिया Q0 टेस्ट चार्ज, फिर इसके कारण इफेक्ट देखते थे, इसके कारण इफेक्ट देखते थे, और जब तुम नॉन इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते थे तो ऐसे निकालते थे, दक्ष रेखा पर। ये कहानी याद आ रहा है, साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल, कॉस थीटा वाली टर्म ऐड, ऐसे पढ़े हैं ना। अब ये कहानी तुम्हारी जो चली हुई है, ये अलग पैटर्न। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्पेरिकल सिस्टम में पढ़ाएंगे। दैट मीन्स तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन पढ़ा था ना, मैकेनिक्स में पढ़ाया, याद करो। डिफरेंशियल ऑपरेटर की कहानी, ग्रेडियंट पढ़ाया क्या, तो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसके द्वारा यूज करेंगे। आगे बात समझ, मतलब अपना लेवल से काम करेंगे। चलो तो अब सुनो, आपको पढ़ना क्या क्या है उस पर डिस्कशन कर। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है, 2 लेसन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, ध्यान सुनना। जो लेसन फर्स्ट है उसमें हम वेक्टर फील्ड के बारे में स्टडी, सदिश क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर फील्ड क्या हो, क्या है वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र क्या है, इसको हम वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं। क्या नाम है इसका। और इस चैप्टर को तुम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर पर बीएससी सेकेंड ईयर में एक बुक पढ़ोगे तुम मैथमेटिक्स में। इसमें जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, जैसे कैलकुलस में तुम्हारे पास 2 बुक चली थी, चलिए नहीं चली कैलकुलस में, अच्छा एक इंटीग्रल नाम की बुक और चलिए समाकलन के नाम की। ऐसे ही जब आप बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ोगे तो बेटा एक वेक्टर कैलकुलस के नाम से बुक पढ़ोगे। कौन सी बुक पढ़ोगे, वेक्टर कैलकुलस। वो वेक्टर कैलकुलस है ना, यही है वेक्टर फील्ड। उस बुक का समराइज कहानी यहां पे सुनाएंगे, और उसका विस्तृत अध्ययन आप बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स वाले पेपर में पढ़ोगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन वेक्टर फील्ड। तो ये तुम्हारी एक बुक भी है सेकेंड ईयर में, इसमें क्या पढ़ेंगे वो बात अभी आपको समझाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे अपन, हाँ ये तुम्हारा 12th क्लास का चैप्टर है, जो तुमने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है, सेकंड वाला चैप्टर। इसमें हम स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। ऐसे आवेशों का अध्ययन करेंगे जो विराम अवस्था में है और गतिशील अवस्था में। मतलब यहां पे हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा कूलाम्स लॉ है, वो कूलाम्स लॉ फेल क्यों होता है,
और कूलाम्स लॉ जब फेल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो वहां पे गॉस लॉ आता है। तो गॉस लॉ क्या कहानी सुनाता है, गॉस लॉ सक्सेस क्यों होता है, गॉस लॉ की क्या लिमिट है, कूलाम्स लॉ की क्या लिमिट है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है अपना स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज प्रॉपर्टीज। ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन। विराम बोलते हो या स्थाई बोलते हो, स्थाई या विराम जो भी आप यूज में करो, स्टेशनरी का मतलब स्थाई और मूविंग का मतलब गतिशील आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां पे तुम्हारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये दो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट जो अपनी सेकंड है, हाँ ऑनर्स में ये फायदा है, ये दो यूनिट हो जाती है ऑनर्स। वेक्टर फील्ड एक यूनिट है और स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज एक यूनिट है। ऑनर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पे तुम्हें फायदा मिलता है ऑनर्स वालों को। हाँ भाई, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में सबसे छोटी यूनिट है ये। यूनिट सेकंड में आपके लिए केवल एक ही चैप्टर है, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है तुमने ट्वेल्थ क्लास में, नाम सुना है विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र का अध्ययन अपन बेटा डीपली करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे वो बेटा, अरे सुन ले, गहन अध्ययन करेंगे। गहन, गहन का मतलब हम मैटर के अंदर चले जाएंगे। किसमें, कोई पदार्थ लेंगे, मैटर लेंगे, और उस मैटर के अंदर चले जाएंगे, और वहां पे अपन बेटा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे पदार्थ में अंदर। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कहानी सुनाएगा। जैसे एक क्लाउसियस की कहानी आएगी। कौन सा साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूं, क्लाउसियस। एक आएगा मसोटी, क्या नाम है, मसोटी। तो क्लाउसियस क्या कहता है, मसोटी क्या कहता है, तो वहां पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी जो क्लाउसियस और मसोटी देंगे, उसे बोलेंगे हम क्लाउसियस मसोटी इक्वेशन। क्या नाम है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। जिस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे कि तुम्हें, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, गाटरमान, राइमेट्रीमान, फिटिंग, वर्ड्स पढ़े हैं ऐसे केमिस्ट्री में, ऐसे ही अपने यहाँ पे इक्वेशन चलेंगी साइंटिस्ट नेम की। ठीक है, तो इसमें यूनिट सेकंड में हमारा लेसन होगा वो थर्ड होगा, और इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, पदार्थ के अंदर क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र, मतलब मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। ये अपना यूनिट सेकंड होगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी आएंगी। जैसे तुमने अब तक डाइपोल पढ़ा है, डाइपोल पढ़ा है ना अपन ने, डाइपोल का मतलब है द्विध्रुव। अब पढ़ेंगे क्वार्टर पोल। क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर पोल, चतुर्ध्रुव, चार ध्रुव पढ़ेंगे। क्वार्टर पोल क्या कहानी है, और क्वार्टर पोल क्या कहना चाहता है। फिर पढ़ेंगे हेक्सापोल, फिर पढ़ेंगे ऑक्टोपोल। नहीं आया समझ में, तो इनकी कहानी स्टडी करेंगे हम कौन से चैप्टर में, यूनिट सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड। ये पढ़ना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैटर। ठीक है, यूनिट जो आपकी थर्ड आएगी, भाई हमें पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। यूनिट जो आपकी थर्ड है, अब हम रुझान करेंगे। ओ ज्ञानी देखिए सुनिए, बाद में लख लेना। हम जो रुझान करेंगे वो बेटा अब मैग्नेट की तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे, मैग्नेट, चुंबक से बात करेंगे बेटा, क्योंकि अपनी जो बुक है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यही तो है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। हाँ भाई, तो मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यूनिट थर्ड में आएगी आपके पास मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये पढ़नी है आपको यूनिट थर्ड में, चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में। इसमें जो स्टार्टिंग की बातें चलेंगी ना, स्टार्टिंग वाली लगभग 4 क्लास स्टार्टिंग की, वो तुम्हारी ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड है। जैसे तुमने ट्वेल्थ क्लास में याद करो, ये पढ़े हैं तुमने, पियो सावर्त लॉ, बायो सावर्ट बोलते हो क्या, हाँ, और गॉस को क्या बोलते हो, गाउस, क्या गॉस ही बोलते हो, देख लें। हाँ, तो बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर, एम्पियर कहानी सुनी है, अच्छा एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाया हुआ गुरुजी ने, एम्पियर का परिपथीय नियम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। और हल्का हल्का सा मैग्नेट के बारे में तुम्हें यह समझाया था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के कारण, जैसे इलेक्ट्रिक के कारण डाइपोल जनरेट होते हैं, डाइपोल मोमेंट मिलता है, द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, ऐसे ही मैग्नेट के कारण मिलते हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, चुंबकीय आघूर्ण मिलता है, ऐसे गुरु कैलकुलेट करवाते थे। आपके याद हो तो फर्स्ट ईयर में
मैग्नेटिक मोमेंट को कई गुरुजी तो म्यू से डिनोट करते हैं, कई गुरुजी एम से करते हैं। माइनस हाफ ईवीआर कैलकुलेट करवाया हो, आपके याद आ रहा हो, ऐसा कुछ पढ़ाया होगा। तो ये स्टार्टिंग की कुछ बातें तो आपके समझ में आएंगी, दैट मीन्स 12th से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अपनी कॉलेज वाली बातें करेंगे जो एकदम स्कूल एजुकेशन से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद में जो यूनिट फर्स्ट अपनी यूनिट थर्ड, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और इसी में यूनिट थर्ड में अपन जो मैग्नेट है भैया, ये थोड़ी यूनिट बड़ी है। सबसे बड़ी यूनिट है फर्स्ट, ये सबसे बड़ी यूनिट है। उसके बाद है थर्ड, और सबसे छोटी यूनिट है, नहीं, फोर्थ। फोर्थ इससे भी छोटी है। फोर्थ लास्ट 4 क्लास में कंप्लीट हो जाए, 4 से 5 क्लास। हाँ, फिर अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। जैसे अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, मतलब पदार्थ में, किसमें, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था। ऐसे ही बेटा पदार्थ के अंदर ही किसका अध्ययन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में। ये वाला पार्ट बहुत प्यारा है, नॉलेज के लिए देंगे तो बहुत शानदार टॉपिक है। और अब यूनिट यदि फोर्थ की बात करते हैं, तो यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे, ये तुम्हारा 12th में हल्का सा डायरेक्ट गुरुजी लिखाते थे इन चीजों। चैप्टर नंबर 8 में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई होंगी गुरुजी ने, मैक्सवेल इक्वेशन डायरेक्ट लिखा होगा गुरुजी ने। मैक्सवेल समीकरणों के बारे में डायरेक्ट लिखते थे गुरुजी कि ये मैक्सवेल इक्वेशन होती है, लेकिन वहां समझ में नहीं आती थी तुम्हारे। जब गुरुजी लिखते थे तो वहां तुम्हारे समझ में नहीं आई, गुरुजी ने 4 समीकरण लिख दी होंगी और आपसे कहा होगा बेटा ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, और इनके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन किया जाता है। बट यहां हम सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है मैक्सवेल समीकरण, और कहां से आई है, इनको व्युत्पन्न कैसे करेंगे, इनको क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन को। और इनका हम बेटा जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, अवकल रूप में क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशन, कौन से रूप में, इंटीग्रल फॉर्म में क्या होती है, समाकल रूप क्या है। ठीक है, किस एप्लीकेशन के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, ये कौन सा अनुप्रयोग है, किस थ्योरम का यूज किया जाता है जब अपन बेटा मैक्सवेल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ये पढ़ेंगे अपन भैया यूनिट नंबर फोर्थ में, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, तो ये वाली यूनिट है ना, यहाँ आके टीचर को बहुत फायदा मिलता है, मास्टर को मजा आता है इस यूनिट को पढ़ाने में। वो इसलिए मजा आता है, जब इस यूनिट को मास्टर पढ़ाता है ना, तो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स आपके कौन सी है, ऑप्टिक्स, उसकी तरफ भी रुझान कर जाता है, क्योंकि ऑप्टिक्स में भी ये पार्ट है और अपने इसमें भी ये पार्ट। मेरी बात नहीं आई समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके ऑप्टिक्स भी सिलेबस में डाल रखी है। अरे ऑप्टिक्स नहीं है क्या आपके बुक, उसके सिलेबस में भी डाल रखी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में भी डाल रखी है, मतलब सेकंड पेपर में भी है और थर्ड पेपर में। तो टीचर को फायदा हो जाता है, एक ऐसी यूनिट है जो दोनों में क्या है, कॉमन, तो एक जगह पढ़ाता है। और तुम कहोगे सर 2 जगह पढ़ाओ, तो 2 जगह पढ़ा देंगे, कैसे, हाँ पढ़ा देंगे, उसमें रिकॉर्डिंग डाल देंगे, आ दिन 2 जगह। हाँ, ये एनोमेस्टिक्स का यूज, तो ये तुम्हारी मैक्सवेल इक्वेशंस एंड ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये पढ़ना है तुम्हें भैया सेकंड पेपर। तो मेरी बात मानते हो तो हल्का सा चार्ट बना लो, फायदे में रहो। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कौन सी यूनिट क्या पढ़ना है। अब ये चैप्टरों के नाम लिख रहे हैं मैंने जो बोले, लिख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेपर सेकंड, मार्च कितने का होगा, 33। हाँ लिख लो, पूर्णांक 33, प्राप्तांक क्या लिखोगे, 33 लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है तो 33 लाना, तुम तो मजाक समझ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है 33 लाना, लाइन लगा के आते हैं। और पेपर का नाम तो यही, पर सेकंड पेपर नहीं है तेरे ऑनर्स में, शायद थर्ड पेपर है, शायद, कंफर्म याद नहीं है, बहुत समय पहले दिया था मैं भूल गया, जब पढ़ते थे ऑनर्स में तब दिए थे।
हाँ भाई, शायद थर्ड पेपर है तुम्हारे ऑनर्स में शायद। सेकंड पेपर ऑसिलेशन एंड वेव है, फर्स्ट मैकेनिक्स है, और फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 है। नहीं, अलग है, थोड़ा सा बता दूंगा अभी, ये तो है ही। पास कोर्स में जो है वो तो है ही, वो तो प्रसाद ग्रहण करना ही है। ऑनर्स वालों सुन लो, नहीं आया समझ, अलग से वो बता दूंगा क्या है, लिखवा दूंगा भी, इतना तो लिख। हिंदी में बोलूंगा इनको, लख यूनिट फर्स्ट, ऐसे बोलो हिंदी में, खंड एक, अध्याय प्रथम। लिखो सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड। दूसरा लिख रहा है, प्योर हिंदी बोलो शुद्ध, स्थैतिक और गतिक लख आवेशों के गुणधर्म, स्थैतिक और गतिक आवेशों के गुणधर्म। और फिजिक्स की हिंदी मत करो, फिजिक्स को फिजिक्स रहने दो। स्थैतिक और गतिक आवेशों के गुणधर्म, ये दो चैप्टर अलग अलग हैं। और सर पेपर टफ है या सरल है? एकदम सरल है, मजा आएगा पढ़ने में, पर पढ़ोगे तरीके से, बहुत प्यारा पेपर है। और बैलेंस पेपर है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब है न तो ज्यादा बड़ा और न छोटा, एकदम सही पेपर है। और जो मैकेनिक्स वाला पेपर है उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है तुम्हारे। हूँ अभी यूं कर रही है, अभी तेरा आधा भी नहीं हुआ हूँ, अभी से ही थक गई। यूनिट सेकंड, देखो यूनिट सेकंड में पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, थोड़ा फास्ट लगो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। सबसे टफ यूनिट है ना ये, यूनिट सेकंड है। तुम्हें हालांकि सरल है, पर बता रहा हूं, बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे टफ है, वो कौन सी यूनिट है? सेकंड, जबकि है नहीं। इसमें वो बातें आती हैं, तुमने हल्का सुना हो तो, पोलराइजेशन नाम सुना है क्या? ध्रुवण, ध्रुवणता, सुने हो तो, परमाणविक ध्रुवणता रिलेटेड बातचीत आ। यूनिट थर्ड, चुंबकीय गुणधर्म और पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। अब चैप्टर डालना चाहो तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये वाली यूनिट है ना फोर्थ, ये अभी 2018 के समथिंग ऐड की गई थी, नहीं पहले सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिलेबस बढ़ा दिया। ऐसी मैकेनिक्स में भी सिलेबस बढ़ा दिया तुम्हारे, नहीं पहले मैकेनिक्स का सिलेबस था ना, वो चैप्टर नंबर 7 तक था। हमारे 8 9 10 जो ऐड किए ना, कुछ दिन पहले ही बढ़ाए हैं, 2018 17 के समय। और जो ऑप्टिक्स वाला पेपर था ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो तुम्हारे सिलेबस में था जो तुम 8 9 10 पार्ट पढ़ रहे हो ना, वो वाला चैप्टर, और ये वाला, ये मिलके एक किताब थी। तो पहले समझ में आ गया किताब क्या थी? मैकेनिक्स 1 से 7 तक एक पेपर, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है यूनिट थर्ड तक एक पेपर, ठीक है। और अब तुम्हारा मैकेनिक्स में कौन सा पोर्शन बच रहा है? 8वां 9वां 10वां में ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, घड़ी में 2 लख नहीं दे रखा है क्या, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। और वेव, ऑसिलेशन एंड वेव, दोलन एवं तरंगे, एक बुक, ये कहानी थी पहले। अब ये क्या किया, वेव तो डाल दी ऑप्टिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। मेरी बात नहीं आई समझ में? जो तुम्हारी एक किताब थी ऑसिलेशन एंड वेव, उसके 2 टुकड़े किए, ऑसिलेशन उठा के डाल दी मैकेनिक्स में, और पेपर का नाम बना दिया मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस, यांत्रिकी और दोलने। पास कोर्स में पेपर का नाम ये कर दिया, ठीक है। और 3 चैप्टर जोड़ दिए, 8 9 और 10। और जो वेव्स वाला पार्ट था, फिर उसके 2 टुकड़े किए, वेव्स वाले पार्ट के हल्का सा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट में और हल्का सा पोर्शन ऑप्टिक्स में। समझ में आ गया? तो ऑप्टिक्स को बना दिया वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का नाम क्या कर दिया? वेव ऑप्टिक्स। तुम्हारे तरंग प्रकाश की सिलेबस में ऑप्टिक्स 2 प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो तुम्हारे ज्योमेट्रिकल नहीं है, तुम जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, 12th पढ़ के आए हो ना, तो वहां गुरुजी ने तुम्हें ज्योमेट्रिकल पढ़ाई है,
बिंब यहां रखा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऐसा कुछ पढ़ाया है? फोकस पर, 2f पर, अरे पढ़ाए हैं क्या? ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये बच्चों वाली बातें होती हैं, समझ में आ गया ना? ये नहीं है स्कूल एजुकेशन की बातें। यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे, यदि आपने गुरुजी ने सुनाया हो तो, तरंग जा रही हैं, वो आगे चल के अध्यारोपित हो जाती है, किसी बिंदु पर मिलती हैं। जब वो मिलती हैं उन्हें बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण बोलते हैं। तो वहां पे रिजल्टेंट वेव बनती है, परिणामी तरंग बनती है, और उस तरंग का क्या प्रभाव होता है? कुछ पॉइंटों पे लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देती है, कुछ पॉइंटों पे मिनिमम दिखाई देती है, कहीं पे हमें अंधकार दिखाई देता है, कहीं पे हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो ये फिजिक्स का जो फिनोमिना है, इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देंगे न्यूटन जी। कौन देंगे? तो न्यूटन की कहानी पढ़ेंगे। तू नींद ले ले, जादू नींद आ रही है? तेरे नियरेस्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, निकटतम कण। हाँ, चलो अपने टॉपिक पे आओ रे। तो लिख लिया ये, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। और यूनिट फोर्थ, मैक्सवेल समीकरण, साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, मैक्सवेल समीकरण और विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तुम्हारी यूनिट। ठीक है, चलो तो करें तो स्टार्ट। वेक्टर फील्ड लिखो तो। चैप्टर फर्स्ट, नेक्स्ट पेज में। चैप्टर फर्स्ट, एक सेकंड रुकना, मैं ऑनर्स वालों को एक टॉपिक और लिखा दूं, तुमको क्या और पढ़ना है? ऑनर्स वालों को मैं, तो तुमने लिखा है ना, 4 यूनिट हो गई ना तुम्हारे, एक टॉपिक और लिख लो तुम। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख ले। 4 यूनिट लिख ली थी ना तुमने, ऑनर्स वाले, केवल ऑनर्स वालों के सिलेबस में है ये। हमारे 5 यूनिट होती है ना, तो ये ऑनर्स वाले के सिलेबस में ट्रांजेंट सर्किट। चलो मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा देता हूँ, करंट के नाम, ये टॉपिक पढ़ोगे। ट्रांजेंट करंट्स, बोलते हैं ट्रांजेंट को क्षणिक, और करंट को बोलते हैं धारा। तो क्षणिक धाराएं पढ़ेंगे। और क्षणिक धाराओं में क्या पढ़ोगे? तुम्हारे सिलेबस में एक तो आरसी सर्किट है, लिखना चाहो तो, और एक तुम्हारे सिलेबस में एलआर सर्किट है। ये क्षणिक धाराओं में, मतलब कैपेसिटर को तुम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे रेजिस्टेंस के द्वारा, कि कैपेसिटर जो संधारित्र होता है उसका आवेशन कैसे होता है, चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है। एक बार पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस के द्वारा, और एक बार पढ़ोगे कॉइल को चार्ज और डिस्चार्ज करना किसके द्वारा? रेजिस्टेंस के द्वारा। ये आपके सिलेबस में आ रहा हूं, 1 मिनट। नहीं नहीं, हाँ, समझ में आ गया। चाय पीनी है क्या? समझाया था ना, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते। जयपुर में बढ़िया दूध नहीं मिलता तुझे दूध पिलाने के लिए, मम्मी को लेकर आ जाना यहीं, फिर सब काम हो जाएंगे। हैं? पता क्या विचार है? भावना प्रकट कर। हस्ती है रे, बहुत खतरनाक डायलॉग देता हूँ तेरी कसम। मम्मी और बेटी बैठ के दोनों ये सोचेंगे, अभी बच्ची है तू, फर्स्ट ईयर है, ते पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। हाँ, तो ये पढ़ेंगे भैया अपन, ठीक है, ये ऑनर्स में अलग से टॉपिक है। चलो तो आते हैं अपने टॉपिक पे। लेसन फर्स्ट में हम वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि वेक्टर फील्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है। ध्यान सुनो, वेक्टर फील्ड में हमें पढ़ना क्या क्या है, लिखवाऊं? क्या क्या स्टडी करोगे? तो एरो लगा के लिखते चलो, टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ेंगे।
लिखो, सबसे पहले लिखो ऐसे एरो लगा के लिखते चलना। इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड, क्षेत्रों का परिचय। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स, क्षेत्रों का, क्षेत्र क्षेत्र खेत नहीं, क्षेत्रों का परिचय, ऐसे एरो लगा के लिख दिया, फिर नीचे एरो लगाओ। अब ये सबसे शानदार टॉपिक आएगा इसमें, ध्यान सुनो। इस टॉपिक का नाम क्या है? ये तीन टॉपिक है, इन तीनों टॉपिकों को ध्यान सुनना। इवन मैकेनिक्स में हल्का सा डिस्कशन किया था, ज्यादा तो नहीं किया, हल्का सा। और ये बोला था कि जब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे तो वहां विस्तृत कहानी सुनाएंगे, तो आ गया वो समय विस्तृत कहानी सुनने का। तो एक तो है ग्रेडियंट, क्या नाम है? पहले सुना है, लिखना नहीं है, सुना। क्या नाम है? ग्रेडियंट, प्रवणता, प्रवणता, ग्रेडियंट पढ़ेंगे, प्रवणता। और एक पढ़ेंगे, लिखा मत बेटी, पहले सुनता है। एक पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस को अपसारिता बोलते हैं हिंदी में, अप, पर आज के बाद डाइवर्जेंस ही बोलेंगे, अब ध्यान रख लेना। ये क्या है? अपसारिता, अपसारिता, डाइवर्जेंस, ठीक है। और हिंदी में भी डाइवर्जेंस ही लिखेंगे, डाइवर्जेंस लिखना है ना, तो डाइवर्जेंस ही लिखेंगे। हिंदी वाले सुन लेना, ये नहीं है कहीं तुम ज्यादा ज्ञानी बनो अपसारिता ही लिखो, पेपर में भी डाइवर्जेंस ही लिखाएगा, कहीं ढूंढो अपसारिता कहां है। हाँ, एक पढ़ेंगे कर्ल, क्या पढ़ेंगे? के ले और ले पे रे लगा दिया, CURL, क्या बोलोगे आप इसको? कर्ली बोलोगे ना। हाँ, हिंदी में घुर्णकता बोलते हैं, घुर्णकता, क्या बोलते हैं? घुर्णकता, बट कर्ली बोलेंगे, ठीक है। ये तीन टॉपिक हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा तीन टॉपिक बाद। और हाँ, और तीनों टॉपिक ही मस्त टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ोगे तब। तो लिखो एरो लगा के, स्केलर ग्रेडियंट, अदिश प्रवणता, एरो लगा के लिखो, स्केलर ग्रेडियंट, अदिश प्रवणता। नेक्स्ट एरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस। कम से कम है ना, कम से कम लगेगा ना, आज कितनी डेट है? कम से कम लगेगा ना, कम से कम। तो ये 10 जनवरी को चैप्टर कंप्लीट हो, कम से कम, इतना बड़ा चैप्टर है। देखो, फिर एरो लगाओ, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का कर्ल, सदिश क्षेत्रों का कर्ल, कर्ल, कर्ल लिखना जानते हो ना, के ले और ऊपर रे लगाना, सदिश क्षेत्रों का कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स, लिख दिया। फिर एरो लगाओ, तुमने 12th क्लास में एक नाम सुना था, याद हो तो? वैसे नाम तो 11th में ही सुन लिया था। गुरुजी जब आपको, संजना मैं बोलता हूँ ना, समय सुना कर बेटी, है ना। गुरुजी जब आपको यूनिट फर्स्ट नहीं, वहाँ चैप्टर चलते हैं 11th में, तो फिजिक्स जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो फंडामेंटल, शायद फोर्स ऑफ आता है, फंडामेंटल फोर्स के नाम से आता है, ऑफ नेचर, प्रकृति के मूल बल, शायद ऐसे आता है। और दूसरा चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन, यही है सेकंड चैप्टर में भैया, यूनिट एंड। तो यूनिट पढ़ाते हैं तो गुरुजी सबसे पहले ऐसे पढ़ाते होंगे, 7 मूल मात्रक हैं, ऐसा कुछ पढ़ाया है। फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, पूरक मात्रक हैं। कौन कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन प्लेन एंगल की होती है, समतल कोण की, ऐसा पढ़ाया है। और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की। तो घन कोण जानते हो? घन कोण क्या होता है? जानते हो? बताओ तो क्या होता है? और ऐसे शंकु वंकु मत बोले, डायरेक्ट बोल, 3D में डिजाइन एंगल, 2D में बन रहा है प्लेन है, अरे समतल कौन है, और 3D में बन रहा है शंकु, क्यों बोल रहा है उसको? सीधी सी बात है, तरबूज वाले के पास जाओ, चेक करा, तो वो जो कट मारता है, जो कौन बनता है, वही क्या है? अरे वाटरमेलन वाला नहीं होता है तरबूज वाला, अपन कहें चेक करा भाई ज्ञानी, तो वो एक अलग ही कट मारता है स्पेशल, फिक्स पड़ा होता है वो, उसे आता है सॉलिड एंगल बनाना। तो जब कट मार के बाहर निकालता है तो वहां पे जो एंगल डिजाइन होता है, अरे 3D में डिजाइन एंगल ही क्या कहलाता है? देखो ये पढ़ोगे, पढ़ोगे, याद हो तो तुम्हारे, याद हो तो एक बात बताऊं तुम्हें, गाउस का नियम पढ़ाया गुरुजी ने तुम्हें? पढ़ाया था? तो जब गाउस का नियम पढ़ाया था, चाय ठंडी हो रही,
जब गाउस का नियम गुरुजी ने पढ़ाया था तो क्या कहानी सुनाई थी गाउस लॉ में? ऐसा कुछ बोला था गुरुजी ने, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्रॉस सरफेस एंड डॉट डी, ऐसा कहानी सुनाई। फिर आपने और इसको नए रूप में मॉडिफाई किया, 4 पाई का ऊपर नीचे गुणा करने पर ऐसा ऐसा, फिर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन गया, 4 पाई के लिख दिया था, ऐसा पढ़ाया था। ठीक है, फिर तुम इसका करते थे सत्यापन, ऐसा लिखाते थे, है क्या सिलेबस में शायद, कि गाउस के नियम का सत्यापन। फिर जब सत्यापन करते थे तो वहां पे ऐसे आता था, तुम सुन रहे हो क्या, ऐसे, और वहां आप 4 पाई लिखते थे और ऐसे बोलते थे गुरुजी बंद गोलीय पृष्ठों के लिए घनकोण का मान, तो बताया क्या गुरुजी ने, याद करो याद करो। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे वैसे पढ़ाते थे गुरुजी कि स्फेरिकल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, बंद गोलीय पृष्ठों के लिए घनकोण का मान क्या होता है, 4 पाई। ये लाइन लिखा के छोड़ देते थे गुरुजी, ऐसे कहते थे याद कर लो, याद याद करने की बात है, ये होता है, नहीं आया समझ में? तो ये बात यहां सिद्ध करेंगे अब, कैसे होता है 4 पाई, किसका मान, सॉलिड एंगल का मान, घनकोण का मान, लगाओ एरो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ये पढ़ाएंगे। घन कोण की अवधारणा, घन कौन बोलते हो, ठोस कौन बोलते हो, घन कोण या ठोस कोण, बात एक ही, ऑब्लिक लगा के लिख लेना। घन कोण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, लिख दिया। इंट्रीगेशन पढ़ना तो आता है तुम्हें, पढ़े इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन समाकलन पढ़े, अच्छा, तो समाकलन जो करते हो आप ऐसे, ये समाकलन कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऐसे लिखते थे डीएक्स, अच्छा, और डबल इंट्रीगेशन है तो ऐसे पढ़ा है तुमने, अच्छा, जो सिंगल इंट्रीगेशन होता है उसे हम लाइन इंट्रीगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और डबल इंट्रीगेशन होता है, ये एरिया बन गया ना, तो उसे हम सरफेस इंट्रीगेशन बोलते हैं। कई गुरुजी तो सरफेस इंट्रीगेशन ऐसे लिख देते हैं, कई गुरुजी ऐसे लिखते हैं, नहीं आया समझ में, डबल इंट्रीगेशन लगा देते, अरे सरफेस एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ, समझ में आया नहीं आया? तो बेटा अपन पढ़ेंगे, लगाओ एरो, लिखो लाइन इंट्रीगेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का रेखीय समाकलन, लाइन इंट्रीगेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का रेखीय समाकलन, मस्तिष्क से हाथ हटा लेना छोरा, तब हम ना बैठा, सदिश क्षेत्रों का रेखीय समाकलन, लाइन इंट्रीगेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, मतलब ये समझाएंगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, आप इंट्रीगेशन पढ़ते हो कि इंट्रीगेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो इंट्रीगेशन होता है ना, इसका भौतिकी अर्थ क्या है, रेखीय समाकलन कर रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो रेखीय समाकलन से आप, इस प्रकार क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया? तो लाइन इंट्रीगेशन के बारे में कहानी पढ़ेंगे अपन, और यही समझाएगा तुम्हें पोटेंशियल, तो विभव नाम का शब्द आता है ना, वो विभव की कहानी कौन सुनाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, लिख दिया सदिश क्षेत्रों का रेखीय समाकलन, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या है, और कुछ नहीं, हो गया 3 चैप्टर, 2 थ्योरम और लिखवाऊं, वैसे उस टॉपिक में आ गया मैंने, जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड लिखा है ना, टॉपिक में आ गया, पर तुम्हारी इच्छा है तो अलग से भी लिख सकते हो। एक साइंटिस्ट है, हाँ, क्या है, गॉस या गाउस, देख लेना तुम, AUSS लिखते हैं हम, क्या है ये, हाँ, तो इसकी प्रमेय तुम्हारे सिलेबस, इसकी क्या है, प्रमेय, और इसने जो प्रमेय दी थी वो डाइवर्जेंस के लिए दी थी, किसके लिए दी थी, तो इसका नाम है बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो भी आप बोलोगे, क्या नाम है, और इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये प्रमेय जब समझ में आएगी ना, तो जो तुम्हें लास्ट वाली यूनिट पढ़ाएंगे ना मैक्सवेल इक्वेशन, वहां पे इस प्रमेय के द्वारा मैक्सवेल समीकरण याद करेंगे, तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण निकालेंगे ना, मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन निकालेंगे फर्स्ट, तो वहां पे कहेंगे बेटा गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करने पर। अब कई बार ज्ञान ही हो जाता है, जब बच्चा कहता है सर समझ में ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहां से आया है, आउट ऑफ सिलेबस, मैक्सवेल के उस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, क्या बोला रहे, हाँ बेटा ड्राइव करवा रहा है मैक्सवेल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को नाम नहीं दे रहा, जो डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन है, दैट मींस कौन सी थ्योरम से कैलकुलेट की जाती है, डाइवर्जेंस से, तो वो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, तो कई बार वो ऐसे नहीं बताता है कि फर्स्ट कैलकुलेट करो सेकंड कैलकुलेट करो, ज्ञानी बन जाता है वो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लगाता हूं, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, एरो लगा के, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय देख ले, देख लिया। टैलेंट है यार, है ना, मानना पड़ेगा यार। एक और है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, क्या बोलोगे तुम इसको? स्टॉक या स्टॉप? स्टॉक। तो स्टॉक ने कर्ल के लिए दी थी, किसके लिए दी थी? कर्ल के लिए नहीं, हाँ, कर्ल, कर्ल के लिए दी थी। देख तो, स्टॉक्स कर्ल थ्योरम, स्टॉक की कर्ल प्रमेय। ये पता है प्रमेय क्या काम करेंगी तुम्हारे, एक बार में ही समझ में आएगा। इधर देखो, जैसे गॉस थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये पता है क्या करेगी? अरे तुम सुनाओ तो सही, ये मैंने क्या लिखे? डबल इंटीग्रेशन, क्या लिखा? अच्छा, ये डबल इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देगी किसमें? ट्रिपल इंटीग्रेशन में। और ट्रिपल इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देगी किसमें? ये काम है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का। समझ में आ गया? कहीं पे यदि डबल इंटीग्रेशन है और हमारा मन कर रहा है नहीं भैया त्रिसमाकलन करेंगे हम, तो कहीं पे द्विसमाकलन है और हमें करना है त्रिसमाकलन, तो लगा दो डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बेटा डबल इंटीग्रेशन को किसमें कन्वर्ट कर देगी? ट्रिपल में। और ट्रिपल को हम ऐसे नहीं बोलना चाहते, हम तो ऐसा बोलना चाहते हैं डबल। डबल है ना, मतलब इंटीग्रल एलिमेंट क्या आएंगे? अरे डबल है तो डीएक्स डी वाई नहीं आएंगे क्या? या डी वाई डी जेड नहीं आएंगे क्या? या डीएक्स डी जेड नहीं आएंगे क्या? अरे आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। तो बात को सुनो ना, एरिया बन गया नहीं बन गया? सरफेस बन गया नहीं बन गया? समझ में आया? 1D है तो लाइन है और 2D है तो सरफेस है। तो बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम है ना गुरुजी, वो डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल में, मतलब वॉल्यूम में। अब बोल, ध्यान सुनना, ये मैं 2D बोल दूं या मैं 3D बोल दूं? तो 2D को 3D में और 3D को सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को, बात एक ही तो है। अब चाहे आप ऐसे बोल दो डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल में, ट्रिपल को डबल में, या ऐसे बोल दो 2D को 3D में, 3D को, या हम ऐसे बोल दें सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को, बात एक ही तो है। नहीं आया समझ में? ये किसका काम है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। किसका काम है? तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट होता है? वॉल्यूम में। और वॉल्यूम, कहीं पे आयतन समाकलन लगा हुआ है और हमें चाहिए पृष्ठीय समाकलन। अरे वॉल्यूम इंटीग्रेशन लग रहा है, हमें चाहिए सरफेस, क्या करेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? और गुरुजी स्टॉक के क्या हाल है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये भी क्या नहीं है, ये बेटा सिंगल इंटीग्रेशन कन्वर्ट करता है किसमें? डबल में। डबल को 1D को 2D में, 2D को लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में, सरफेस को, आया समझ में? ये काम किसका है? स्टॉक का। समझ में आ गया? तो स्टॉक किस में कन्वर्ट करेगा? लाइन को सरफेस, या सरफेस को लाइन में। और गॉस, अच्छा, समझ में आ रहा है? तो याद कैसे रखेंगे? देखो सरफेस तो दोनों में कॉमन है या नहीं? दोनों ही नहीं, सरफेस तो दोनों में कॉमन है या नहीं? अच्छा, तो बेटा इसका नाम क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और इसका नाम क्या है? स्टॉक्स कर्ल थ्योरम। सुन ही नहीं रहे? ये डाइवर्जेंस थ्योरम है और ये कर्ल थ्योरम है। तो बेटा जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, क्या आ रहा है ये? बी, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात आएगी। कर्ल क्या आ रहा है? मतलब लाइन इंटीग्रेशन की बात आएगी। सरफेस दोनों में कॉमन है। क्या समझ में नहीं? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो भूगने कुछ चांस ही नहीं। चलो तो पढ़ाई करें स्टार्ट। डालो हेडिंग, टाइम हो गया। हेडिंग तो डाल दें? हेडिंग नहीं डालेंगे? हेडिंग तो डाल दे यार। हेडिंग तो डाल दे। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, क्षेत्र की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, फील्ड क्षेत्र की अवधारणा, लिख दिया? इसके बारे में अध्ययन। अब एक बात सुन लो ध्यान से। चलो भाई, और क्लास अपनी 7:05 पर स्टार्ट हो जाए करेगी, ध्यान रख लेना, कोई लेट नहीं आएगा, ठीक है? राधे राधे भैया।